हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में। और यह जो 2023 में जो टेस्ट पेपर हो रहा है, विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका ये पहला पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो आप चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था देख सकते हैं आप 2024 का है। जो पहला पेपर हुआ था राज्य व्यवस्था का, उसका 16वां क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिए पहला दिया है कि राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा दिया है यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। कर लगाने पर तो रोक लगाती है, ये तो पता है, लेकिन ये जो यहाँ पे शुल्क दिया हुआ है ना, शुल्क लगाने पर रोक नहीं लगाता है। तो आपको ये शुल्क की वजह से, ये जो है शुल्क की वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर शुल्क नहीं होता तो सही हो जाता। तो आपका 16वें का जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए। ठीक है, आंसर ए होगा। 18वां नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है भारतीय संघ के किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके लिए है। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। अगर किसी भी देश को या टुकड़े को अपने में शामिल करना है तो किसके पास है, तो भैया संसद के पास है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वो राष्ट्रपति के पास नहीं है, संघ सरकार के पास नहीं है, उच्चतम न्यायालय के पास नहीं है, वो संसद के पास है। विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता सब मिलकर इस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हम तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा है भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, चाहे वो मनोनीत हो, कोई भी हो, कर सकता है। तो ये आपका हमारे ख्याल से गलत हो जाएगा, तो गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक जो संसद के संघीय प्रावधान में संशोधन से संबंधित है को आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो विशेष बहुमत से नहीं किया जाता है, ये किया जाता है आपका सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान होता है और साधारण बहुमत से आपको ये करना होता है। ये विशेष बहुमत दे दिया है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो आपका ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। 24वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है और इनके आचरण के निषिद्ध एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित होता है। तो आपको अस्पृश्यता किस में लगती है? 1 से 18 आई थिंक आना चाहिए आपका। 1 से 18 जब है तो 1 से 18 किस में आता है? 1 से 18 आपका आता है बी वाले में है। मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए आवाज़ रुक गई होगी। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और इसके आचरण के निषिद्ध एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया जाता है। तो 14 से 18 तक है। 17 में है क्या कहते हैं, अस्पृश्यता, और 18 में है, अभी मैंने ऊपर बताया था, उपाधियों का अंत। तो ये हो गया आपका। आगे अगर हम लोग बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 22 और 25 देखेंगे। आइए देखते हैं 22 और 25। तो क्वेश्चन नंबर 22, समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित
पर विचार कीजिए। पहला दिया है विधि के समक्ष समता सकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशिष्ट विशेष अधिकार का अभाव। ठीक है। उसके बाद से दूसरा दिया है जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो ये तो दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? तो इसमें लिखा है विधि के समान समता का सकारात्मक अवधारणा नहीं है, ये नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, आपको उसमें मिल जाएगा लिखा हुआ, क्या कहते हैं, पॉलिटी की बुक में जो लक्ष्मीकांत का हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 22 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ये वाला हम लोगों का गलत हो जाएगा, यहाँ पे सकारात्मक की जगह पे नकारात्मक होना चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो इसको देखते हैं। इसमें लिखा है आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता। तो बात सही है, ये केवल सुझाव देता है, कोई सहायता नहीं देता, तो ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है। आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो भैया ये राज्य के राज्यपाल को प्रतिवेदन नहीं सौंपता है, यह विधानमंडल के समक्ष रखता है। ठीक है, राज्य के विधानमंडल के समक्ष इसे रखा जाता है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत। तो जब ये गलत हो जाएगा तो आपका 25 का सही हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। एकात्मक विशेषता जब भी करना हो तो इसे सीसॉ इमेजिन करिए और यहाँ पे रखिए, जिसका पलड़ा भारी होगा वो होगा अधिक और जिसका बराबर होगा वो हो जाएगा एकात्मक। ठीक है, तो ये देखिए आप इसमें क्या करना है। अब एकात्मक की बात कर रहा है, तो एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता एकल संविधान, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय संविधान में एकल संविधान है, तो एकल संविधान है, तो ये तो सही हो जाएगा। आपातकाल का जो उपबंध है ये भी एकात्मक बना देता है, क्योंकि सारे राज्य केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। अखिल भारतीय सेवा, जब भी आप कोई IAS IPS बनता है तो उसका क्या होता है, वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो ये हो गया। एकीकृत चुनाव तंत्र, एकीकृत चुनाव तंत्र जो है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, तो ये भी एकात्मक की विशेषता है। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटन घटना का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? यह 2 दैनिक ज्वरों के बीच समयांतराल की समाप्ति है। ठीक है। दूसरा कह रहा है यह पृथ्वी के चुंबकत्व का व्युत्क्रम है, ये भी गलत हो जाएगा। यह चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। यह ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। ठीक है, इसको देख करंट में है, बीजन के करंट में, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे भी ये करंट का है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित हैं? ठीक है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, तो ये तो भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 358 और 359 ये अनुच्छेद 52 से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही अभी तक तो।
इसी को हम लोग सही मानते हैं। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है तो, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ये भी एक तरह से फैक्चुअल है। अनुच्छेद 59 में जो दिया है वो 21 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के बारे में दिया होता है, और अनुच्छेद 58 में दिया जो होता है वो अनुच्छेद आपातकाल की बात करता है, अनुच्छेद 52 की बात करता है। तो यही आपका है, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा फैक्ट से। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। जहाँ अनुच्छेद 59 की बात आती है वहाँ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 होता है, और जहाँ 58 की बात आती है वहाँ आपका 352 होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, तो आगे अगर बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहला देखिए, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक का तक ही सीमित है। तो क्या ऐसा है, विचार करें। और संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं करता है। आपका आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, आपको ये उसमें भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी, और जो हमारा लक्ष्मीकांत है उसमें भी मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कर्तव्य केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ड्यूटीज केवल नागरिकों को ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि इसका आप अगर पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कि वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी नियम दिशा निर्देश अधिनियम जो 2021 के तहत हैं, तो कौन कौन सी हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। अभी जल्दी ये पारित हुआ था एक्ट, उसमें तो देखिए सोशल मीडिया, ठीक है, ये भी है सोशल मीडिया वाला, ये है। उसके बाद से ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज होते हैं सारे, वो भी हैं। ठीक, ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, ये भी हैं। ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं नहीं हैं, यही एक अलग है भैया कि ये नहीं है ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, और बाकी सब है। तो आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं को छोड़कर और सभी को इस एक्ट के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग IVA, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इसमें, मतलब थोड़ा सा हमारे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया है। IVA जो लिखा है वो कह रहा है कि एक तरह से 51A की बात कर रहा है। ठीक है, मूल कर्तव्य के तहत लिखा है, तो यहाँ पे 51A कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिसप्रिंट कर दिया है। देखिए, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये हमारा मूल कर्तव्य कहता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, आई थिंक सो कहता है। नेक्स्ट, व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ये भी करता है। मतदान, मैंने एक बार आपको पहले ही बताया, एक बार UPSC में भी पूछा हुआ है कि मतदान जो है वो संवैधानिक अधिकार है, वो मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, लेकिन इसको फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल करने के लिए कहा गया है। देखिए कब तक होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का B आपका आंसर हो जाएगा। 29 देखते हैं, इसमें लिखा है 29 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म के
जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है। ठीक है, सही है। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है, न कि विदेशीकृत नागरिक। तो इसमें देखा कौन सा कथन गलत है, तो इसका दोनों ही कथन गलत है, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं कि एक्सप्लेन किया जाए, सबसे आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करने के कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो ये दो जो लिखा है वहीं पे गलती है, 1 माह होना चाहिए और यहाँ पे 2 माह लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। दिया है यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपातकाल लगा है तो अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे जो 2 माह लिख दिया ना वही गलत कर दिया, 1 माह के लिए होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए? ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं जोड़े गए दिया है। तो जब नहीं जोड़े गए दिया है तो इसको देखते हैं। तो इसमें लिखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना। तो 6 से 14 है ना, 6 से 14 चल नहीं रहा है, इसलिए आप समझिए मैंने क्या बोला मैंने ये कि 6 से 14 तक के लिए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। अब देखिए जहाँ पहला अगर आप उसको डिलीट कर देंगे तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, जहाँ आपका 2 है उसको आप डिलीट करेंगे तो आप अपने आप आंसर अब निकालने की स्थिति में आ गए होंगे कि आपका आंसर देखिए एक बार इसमें सॉरी मैं कुछ गलत कह दिया हूँ। आई थिंक इसमें एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। दिया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना। हाँ, तो ये इसमें कर दिया है। ठीक है, ये डीपीएसपी में शामिल कर दिया गया था, क्योंकि ये मूल उसमें अधिकार में नहीं था कि बच्चों को पढ़ाना है, इसीलिए इसको इसमें डाल दिया गया था। तो ये मैंने मूल कर्तव्य सोच लिया, वो मूल, इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा विकल्प। दूसरा है उद्योग प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। के लिए जो कदम उठाने की बात कर रहा है ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उद्योग प्रबंधन के लिए ये कदम उठाना ये पहले से दिया हुआ है। ये देखिए आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों के मतलब पहले से, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के पहले से था। आय स्थिति और सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करना, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मूल कर्तव्य सोच लिया था, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं पहले 33। इसमें दिया है भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान भारत की मूल संरचना का भाग है? ठीक है, मूल संरचना के भाग के बारे में बात कर रहा है। तो मूल संरचना केशवानंद भारती मामले में दिया गया था। तो क्या क्या दिया गया था आप देखिए। सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दिया है सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली। ये देखिए अध्यक्षीय प्रणाली भारत में नहीं है,
ये अमेरिका में है, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको निकालिए। ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, तो आपका बचा क्या? बचा आपका बी, तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के देख लेते हैं एक बार यहाँ तक। आइए देखते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था या नहीं किया था? तो ये तो बात सही है। इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। गलत हो गया, सभी प्रांतों में, कुछ में किया था, कुछ में नहीं किया था। तो ये हो जाएगा आपका 36 का ए। अगर हम 34 की बात करें, 34 को मिलाइए, देखिए नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? तो देखिए 34 का कौन कौन सा सही मिलान किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरिश से, कि संविधान से, सही है। ठीक है, उसके बाद से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे फ्रांस के संविधान से लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए, यानी कि यूएसए होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसका विकल्प ये हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें लिखा है भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला दिया है, भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शामिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। तो ये तो सही है, आर्थिक मुआवजा दे सकता है, ये सही लग रहा है। इसको एक बार और पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के दायित्व को शामिल करता है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा गलत कृत्य करता है तो राज्य उसको प्रोटेक्शन देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन सही होगा आपका, 37 का दोनों आंसर सही है। ये देखते हैं, ये देखिए, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कह रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कह रहा है, ध्यान में रखिएगा इसको। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया है। बच्चों के जो हैं निःशुल्क कार्य, अनुच्छेद 45 में दिया है कि सभी बच्चों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसमें पूछा है भारतीय तत्व में निहित राज्य के, ये हो गया आपका। कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, ये तो सही है। दिया गोवध पर रोक लगाना, और दिया है सहकारी समितियों का प्रचार। उपयुक्त राज्य के नीति निर्देशक में कौन सा? उदारवादी। देखिए यहाँ पे, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो दिया है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत जो है, देखिए ये सब डीपीएसपी में दिए हुए हैं, लेकिन उदारवादी की अगर हम बात करें, केवल ये एक ही दिया हुआ है कि कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर
संगठित करना, केवल यही बस दिया हुआ है, उदारवादी नहीं। तो अगर वैसे अगर देखेंगे तो सब दिया है आपको, मैं बता देता हूँ। बच्चों में स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुरक्षा, ये दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 45 में, ठीक है। आपका दिया हुआ है पशुपालन के लिए या गोवध, वो जो हो जाएगा पशुपालन में आ जाएगा। अनुच्छेद आपका दिया हुआ है, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, ठीक है। इस तरह से आपका अनुच्छेद 44 में आपको पता है आचार समान नागरिक संहिता दी हुई है। इसी तरह से पर्यावरण संरक्षण में 48A दिया हुआ है, ठीक है। और बच्चों के स्वास्थ्य के विकास से संबंधित है ये सब, गोवध सहकारी समितियां, ये सब दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछा आपका उदारवादी बौद्धिक, तो उदारवादी बौद्धिक ये हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पहले 40 देख लेते हैं, फिर देखते हैं 38 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है, लोगों को मतदान करने का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के बाद सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है। कौन कौन से देश करते हैं, तो ये तो पूरी तरह से फैक्ट है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका केवल इस तरह की बात करता है, ठीक है। ये केवल हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और बाकी इस तरह की बात नहीं करते, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है कि विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्धारित लोगों में निहित होनी चाहिए, तो ये तो सही है। चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने में विपक्ष को जो है निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए, ये भी सही है। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद से दिया है, सरकार विधियों या नियमों द्वारा सीमित नहीं है। गलत हो गया ना, सरकार विधियों या नियमों द्वारा सीमित है, तभी तो कभी कभी सरकार ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज चला जाता है। अगर सीमित ना होता तो जो चाहता वो कर देता, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो अगर आपका ये गलत हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें दिया है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। अमूमन करते थे, हमेशा नहीं करते थे, ये गलत हो जाएगा। आपका 41 गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, कई बार। और दूसरा दिया है, संविधान सभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में अपनाया गया था। तो ये जो है राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ये सबको आना चाहिए कब अपनाया गया था। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला दिया है, इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसको आप विचार कीजिए, क्या ये सही है कि संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और दूसरा दिया है, मूल अधिकारों में
अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग भारत राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं है। तो अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग प्रावधान नहीं है, ठीक है। 89वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये बात तो सही है कि नहीं है। लेकिन पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित नहीं होता है। उसके प्रिविलेज जो विशेषाधिकार हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होते होंगे, लेकिन जो इसका कार्यकाल है ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे संसद नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। तो इसीलिए आप उसको काट सकते हैं और अपना आंसर बना सकते हैं बी। 45 देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो शिक्षा के अधिकार में पहला दिया है, इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया था, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये पहले हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा गलत। 86वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। था भैया, तब भी था। 86 में कर दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी कर दिया गया। इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करेगा। किसमें शामिल कर दिया गया था? शिक्षा के अधिकार में। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार प्रदान करता है, उच्च शिक्षा को नहीं। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। उच्च शिक्षा को नहीं, केवल प्राथमिक शिक्षा को ही प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक को भारत के घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो ये तो सबसे आसान है आपका, अपना RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 को अगर हम देखें तो 46 में लिखा हुआ है, यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसे हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ, और यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है? मतलब किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए भैया, ये हवाई द्वीप के आसपास है। हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका का भूभाग है। और आंसर है इसका किला, ये जो माउंट किलाउआ जो है, ये है माउंट किलाउआ। ये हवाई द्वीप के आसपास है। तो इसको आप मैप में देख सकते हैं, आप अपने गूगल पे तुरंत फ़ोन में सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। तो आप देखिए, किसी राज्य से बाहर न जाने का अधिकार, ठीक। तो ये तो है भैया। विदेश में यात्रा करने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। मौन रहने का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने का अधिकार। तो जो मौन रहने का अधिकार है ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है, ठीक है। ये प्राण एवं दैहिक में आया वाला नहीं आता है, प्राण एवं दैहिक में नहीं आता है। ये आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो ये आपका हो जाएगा गलत, बाकी हो जाएगा सही।
अगर 3 को निकालेंगे तो जहाँ जहाँ 3 है उसको आप निकालिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 47। तो 47 देखते हैं। 47 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 2 बार की जा चुकी है। ठीक है, तो अब तक 2 बार नहीं भैया, अब तक ये 3 बार की जा चुकी है। पहली बार 1962 में किया गया था, दूसरी बार 1971 में किया गया था, और तीसरी बार इंदिरा गांधी के टाइम पे फिर 1975 में किया गया था। तो ये तो आपका हो गया 2 नहीं 3 बार होना चाहिए, ये गलत हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ने में चीन आक्रमण के टाइम पर 1962 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में की गई थी। 1975 नहीं 1971 में की गई थी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट है, तो इसमें याद करना ही है, कुछ समझने लायक है ही नहीं। तो आपका ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में लिखा है, वैश्विक जोखिम धारण सर्वे पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्थान के द्वारा जारी की गई थी। तो इसको आप लगा लीजिए, भारत, ये जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को फुलफिल करता है, इसको देखिए। लिखा है, यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राण से रिलेटेड है, तो ऐसे ही लग रहा है यही सही होगा। और दूसरा और पढ़ते हैं नीचे, इसको होल्ड करिएगा अभी। यह दूर दराज के इलाकों नहीं, जहां शिक्षा नहीं पहुंच पाती, का भौतिक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, उन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए है। तो प्राण पोर्टल, अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो कोई मर नहीं जाएगा ऐसे सोच सकते हैं ना थोड़ा सा। यह ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायतों के तैयार करने और क्रियान्वयन करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का समस्या रहित वितरण, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर पहला ही सही है, क्योंकि वायु नहीं है तो कुछ नहीं है तो ये प्राण पोर्टल वायु के लिए बनाया गया था। ये बात आप अपने जहन में बैठा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें जितना है 52 53 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है। तो गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? जर्मन से लिया गया है, तो ये तो गलत है। गणतंत्र जो है हमारा, वो लिया गया था आपका वहाँ जो हम लोगों के ऊपर राज कर रहे थे। कौन राज कर रहे थे? इंग्लैंड। ठीक है, तो गणतंत्र जो है वो लिया गया था, गणतंत्र लिया गया था। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों जो थे वो फ्रांस से लिए गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है हम लोगों में दिया है कि संविधान जर्मन से लिया गया था। तो ये गलत है, जर्मन से नहीं लिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों जो है फ्रांस से लिया गया था, फ्रांसीसी संविधान से। तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से लिया गया।
सोवियत संविधान से लिया गया था। और इसके अलावा जो न्याय के अलावा और क्या, देखिए न्याय का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। ये कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। तो आपका ये जो है दूसरा सही हो जाएगा। तो 49 का आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, पहला कहाँ से, गणतंत्र वाला कहाँ से लिया गया था? गणतंत्र वाला, बंधुत्व, गणतंत्र और समानता, ये तीनों लिया गया था फ्रांस से। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्ट है। फैक्ट को कोई दूसरा बता नहीं सकता, याद नहीं करवा सकता। वो केवल आपको, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, इसमें केवल आपको समझना है और रटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं? धर्म, मूल, जाति, मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसे याद रखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये तो सभी को प्राप्त है, तो ये दूसरा आप निकाल सकते हैं। तीसरा, उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सेवा करने का अधिकार और संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। तो आप दूसरा अगर निकालेंगे, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अच्छा केवल कहाँ है, क्या, एक मिनट, नागरिकों को प्रदान है, विदेशियों को नहीं। वाक्य एवं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसका सब सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। हाँ, तो देखिए इसमें लिखा है धर्म, मूल, वंश, जाति या धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो है हमारा मूल अधिकार। 15, 16, 19, 29, 30, तो 15 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आता है। ठीक है, न्यायालय में सेवा ये भी हो जाएगा आपका, चौथा भी हो जाएगा आपका, मैंने आपको बता दिया था, फिर से वीडियो लॉन्ग नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद रखना है आपको, तो आप इसको बना पाएंगे। अब देखिए कितनी बार आ गया, वही 15, 16, 19, 29, 30 एक बार याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत फिर लाइफ में नहीं होगा। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित निकायों एवं संस्थाओं में से किस या किनका लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है? तो ये जो है किसका किसका किया जाता है, ये भी देखिए सेम फिर से फैक्ट है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक इसका तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो पहला तो निकाल ही दीजिए, तो जहाँ जहाँ पहला है उसको निकालिए, तो ये तो एक विकल्प आपका ख़त्म हो गया। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है, ये हो सकता है। भारतीय जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा ये गलत हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ये भी गलत हो जाएगा। आपका 50 का ए है, ये आपको विजन की जो मैगजीन आती है उसमें भी मिलेगा। ये दूसरा आपका सही है केवल। ठीक है, अगर दूसरा आपका सही है तो आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 2 वीडियो में। एक में 15 किया था और 15 से 50 तक दूसरे में कर दिया। अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।